नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण दोस्तों सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, अतः आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। आगामी दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा में आप सभी को काफ़ी मदद मिलेगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बतानी है। आइए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। बतानी है दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्रालय के द्वारा क्या होता है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक यानी कि कंडक्टर है। बतानी है दोस्तों कि शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, खराब। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, जो शुद्ध पानी होता है वो खराब चालक होता है विद्युत का। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, शुद्ध पानी विद्युत का खराब चालक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल जनित रोगों को इससे नियंत्रित किया जा सकता है। बतानी है दोस्तों कि जल जनित रोगों को यानी कि जो जल से जनित रोग होते हैं किससे नियंत्रित किया जा सकता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पानी के कीटाणु शोधन द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। जल जनित रोगों को किससे नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो पानी के कीटाणु शोधन द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शाहपुर कुंडी डैम परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है। बतानी है दोस्तों कि शाहपुर कुंडी डैम परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रावी नदी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। शाहपुर कुंडी डैम परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है, तो ऑप्शन डी, रावी नदी। निर्माणाधीन कहने का मतलब होता है दोस्तों कि अभी इस डैम परियोजना का निर्माण जारी है, यानी कि अभी पूरी तरह से बना हुआ नहीं है, अभी इसका निर्माण जारी है। और दोस्तों किस नदी पर निर्माणाधीन है, तो ऑप्शन डी, रावी नदी पर, शाहपुर कुंडी डैम परियोजना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। दोस्तों बतानी है कि 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला यानी कि 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि केरल जो भारत का एक ऐसा राज्य है दोस्तों जिसमें 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, यानी कि 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बारूद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। दोस्तों बतानी है कि बारूद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पोटेशियम नाइट्रेट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि बारूद में मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि पोटेशियम नाइट्रेट के अलावा बारूद में सोरा भी पाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। पोटेशियम नाइट्रेट के अलावा बारूद में सोरा पाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, पोटेशियम नाइट्रेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हीरे की चमक का कारण है। बतानी है दोस्तों कि हीरा जो चमकता है किस कारण से चमकता है, यानी कि हीरे की चमकने का क्या कारण है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। जी हाँ दोस्तों, हीरे की चमक का क्या कारण है, तो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप लोगों को याद रखनी है, लाइट का दोस्तों क्या होगा, लाइट का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पानी के छोटे छोटे बुलबुले के गोल होने का कारण है।
बतानी है दोस्तों कि जो पानी के छोटे छोटे बुलबुले होते हैं वो गोल किस कारण से होते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव के कारण। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि पानी के छोटे छोटे बुलबुले जो होते हैं वो गोल किस कारण से होते हैं, तो ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव के कारण। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि जो वर्षा की बूंदें भी गोलाकार आकृति में होती है तो वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है। दोस्तों बतानी है कि कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप कौन सा होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हीरा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा हीरा। कार्बन का सबसे अधिक कठोर अपरूप होता है हीरा। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि कार्बन के दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, जिनमें दोस्तों हीरा होता है सर्वाधिक कठोर होता है। आप लोगों को याद रखनी है, कार्बन के दो अपरूप होते हैं, कौन कौन से, तो हीरा और ग्रेफाइट, जिनमें हीरा सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्कर्वी रोग किस अंग को प्रभावित करता है। दोस्तों बतानी है कि स्कर्वी रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चर्म को, यानी कि स्किन को। जी हाँ दोस्तों, स्कर्वी रोग दोस्तों चर्म को प्रभावित करता है और मसूड़े को प्रभावित करता है। आप लोगों को याद रखनी है, स्कर्वी रोग में दोस्तों मसूड़ा प्रभावित होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चर्म। आप लोगों को बता दें कि स्कर्वी रोग दोस्तों विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी के कमी के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 4 शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों बतानी है कि भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल मैचों में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 4 शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। रोहित शर्मा दोस्तों T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 4 शतक बनाने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन डी, रोहित शर्मा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु है। दोस्तों बतानी है कि कांसा किसकी मिश्र धातु है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तांबा और टीन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि जो कांसा होता है दोस्तों वो तांबा और टीन का मिश्र धातु है। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कांसा में जो तांबा की मात्रा होती है, यानी कि तांबा की मात्रा होती है वो होती है 90%। आप लोगों को याद रखनी है, कांसा में तांबा की मात्रा होती है 90%, और दोस्तों टीन की जो मात्रा होती है वो होती है 10%। आप लोगों को याद रखनी है, तांबा 90% और टीन 10%। ये दोस्तों दोनों को मिला करके क्या होता है, कांसा होता है। आप लोगों को याद रखनी है। अतः हम कह सकते हैं कि कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन की। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। बतानी है दोस्तों कि प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण इनमें से कौन सा होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषक का, यानी कि वायु प्रदूषित करने में दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड का एक महत्वपूर्ण दोस्तों क्या होता है, जिम्मेवारी होता है। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से दोस्तों वायु बहुत प्रदूषित होती है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। ये भी आप लोग याद रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। यह गैस दोस्तों गाड़ियों से निकलने वाली धुएं से, जो दोस्तों गाड़ियों से धुआं निकलती है उससे यह गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और दोस्तों वायु प्रदूषण का एक मेन कारण है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत के अवक्षय का कारण है। बतानी है दोस्तों कि ओजोन परत का
अवक्षय का क्या कारण है, यानी कि ओजोन परत के दोस्तों नष्ट होने का क्या कारण है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी हाँ दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC, ये भी आप लोग याद रखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का दोस्तों केमिकल फॉर्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र CFC होता है, जो ओजोन परत के अवक्षय का एक मेन कारण है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बतानी है। अतः दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे हैं। बतानी है दोस्तों कि लंबी दूरी के लिए बेतार संचार यानी कि वाईफाई वायरलेस के लिए अपेक्षित तरंगे हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन सी रेडियो तरंगे। जी हाँ दोस्तों, लंबी दूरी के लिए बेतार संचार के लिए जो अपेक्षित तरंगे होती हैं वो रेडियो तरंगे होती हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। आप लोगों को दोस्तों बता दें कि रेडियो तरंग का जो आविष्कार है वो जी मार्कोनी ने की थी, ये भी आप लोगों को याद रखनी है। रेडियो तरंग की आविष्कार या रेडियो का आविष्कार किसने की थी? जी मार्कोनी ने। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए जो अपेक्षित तरंगे होती है वो कौन सी होती हैं? रेडियो तरंगे। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। GSLV का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों बतानी है कि GSLV का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का पूर्ण रूप यही होता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 यानी कि NH4 जोड़ता है। दोस्तों बतानी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 यानी कि नेशनल हाईवे 4 किसको जोड़ता है, यानी किस शहर से किस शहर को जोड़ता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुंबई से चेन्नई। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 यानी कि नेशनल हाईवे 4 किस शहर से किस शहर को जोड़ता है? तो मुंबई से चेन्नई को। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सल्फर शब्द किस भाषा से लिया गया है? दोस्तों बतानी है कि जो सल्फर शब्द है किस भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन है हमारा सही उत्तर होगा लैटिन भाषा का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है सल्फर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुर्की की राजधानी कहाँ है? बतानी है दोस्तों कि तुर्की की राजधानी कहाँ है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अंकारा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है तुर्की की राजधानी अंकारा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सर्वप्रथम बैटलफील्ड मिसाइल कौन सी है? दोस्तों बतानी है कि भारत की सर्वप्रथम बैटलफील्ड यानी कि दोस्तों सतह से सतह पर मार करने वाली सर्वप्रथम मिसाइल कौन सी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पृथ्वी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है भारत की सर्वप्रथम बैटलफील्ड मिसाइल कौन सी है? तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा पृथ्वी, आप लोगों को याद रखनी है। दोस्तों आप लोग ये भी याद रखेंगे कि पृथ्वी का सफल परीक्षण 25 फरवरी 1988 को किया गया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। भारत की सर्वप्रथम बैटलफील्ड मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी। और पृथ्वी की दोस्तों सफल परीक्षण कब किया गया था? 25 फरवरी, आप लोग याद रखेंगे इस तारीख को, 1988 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, 25 फरवरी 1988 ईस्वी को दोस्तों पृथ्वी का सफल परीक्षण किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। भारत की सर्वप्रथम बैटलफील्ड मिसाइल कौन सी है? तो ऑप्शन बी पृथ्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बतानी है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी असम। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। आप लोगों को दोस्तों बता दें कि काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो असम राज्य में
स्थित है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन भी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रेफ्रिजरेशन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बताने है कि रेफ्रिजरेशन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमोनिया गैस का। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, रेफ्रिजरेशन में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है प्रशीतक के रूप में। ये भी आप लोग याद रखेंगे, रेफ्रिजरेशन में प्रशीतक के रूप में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। हालांकि दोस्तों आप लोगों को बता दें कि आजकल दोस्तों प्रशीतक के रूप में अमोनिया गैस का प्रयोग न करके फ्रीऑन गैस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें हमारा सही उत्तर होगा क्या, ऑप्शन बी, अमोनिया। आप लोगों को याद रखनी है। अब दोस्तों बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बतानी है। तो बताइए दोस्तों कि किस नदी को बंगाल का शोक यानी कि सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को बतानी है कि किस नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है, यानी कि सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। इसका जवाब दोस्तों आप सब कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। दोस्तों तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ अवश्य जुड़ें। और हाँ दोस्तों, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, यानी कि बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।